We have started our line curve series with the function and graphs. You know all about the linear functions and some non-linear functions, in which we have done the parabola part. We have already done the what about the linear relation and the parabolic relation. Today we will deal the some another part of conic section, but here I will deal something with the in detail for the conic section and how the parabola and other three parts are coupled. The basic part of the thing is that how the ellipse or circle, which looks similar, but they similar, or what's the difference, if any, in between the two? So what is circle and what is ellipse? I hope you know all about that thing, but we will study that in the detail with the other conic sections. So welcome you in physics within you part, and for the line and curve series, we will deal here with the conic section as I mentioned earlier. So let's start the chapter. Welcome you again. So कॉनिक कर्व्स थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या होता है कॉनिक? ये कॉनिक क्या होता है भाई, बताइए। कॉनिक बनता है कौन से? कॉनिक किससे बनता है? कौन से? अब देखिए, कौन तो आपको और याद होगा। ये कौन है? ये एक दूसरा कौन है। अब जब आप इसके दो पार्ट को वर्टेक्स टू वर्टेक्स स्नैप जोड़ देंगे तो बन गया है कौन, है ना। और ये क्या है? एक प्लेन है। अब ये प्लेन जो है इस कॉनिक सेक्शन को किसी तरीके से इंटरसेक्ट करता है। अब मैंने एक प्लेन लिया, समझो कि आपने ये वाला प्लेन लिया और उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया और इसके बीच में से आप काटोगे, तो कैसा कटेगा? इमेजिन करो क्या हो सकता है। बिल्कुल परपेंडिकुलर के यहाँ से 90 का एंगल बनना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल है। तो सोचो, आपके दिमाग में डालो कि 2D में जो कई बार समझ नहीं आता है कैसा कटना चाहिए। सोच लिए कैसे कटना चाहिए? कुछ ऐसा गोल कटेगा, राइट। तो ये जो गोल कटेगा ना, तो जो उससे जो कर्व आएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉनिक सेक्शंस, राइट। तो किस तरीके से आपके प्लेन और कोन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को काटते हैं, उससे हमें कई तरह के कर्व मिलते हैं। और जो भी कर्व मिलते हैं उनको हम कॉनिक सेक्शंस कहते हैं। तो जो टाइप ऑफ कॉनिक है, आप जानते हो कुछ को? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। पैराबोला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी। क्यों? क्योंकि मुझे सिंपल लेके चल रहा था। नाउ यू नोइंग द पैराबोला, ठीक है ना। तो इस केसेस में क्या होता है, सर्कल में मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, ठीक है। मैं भी थोड़ी देर में आपको ये सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है। तो प्लेन परपेंडिकुलर टू कोन एक्सिस। कोन का एक्सिस क्या होता है? ये कोन का एक्सिस होता है, ये यहाँ से जो मैंने बताया था, ये कोन का एक्सिस है। इसके परपेंडिकुलर, यही बात बताई मैंने आपको। तो ये वाला प्लेन है, देखने में यहाँ से देखोगे तो ऐसे दिखेगा ना आपको। कट कर दिया, ये सर्कल बन गया आपके पास। सर्कल इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। आगे समझ में आप, ठीक है। ऐसे इलिप्स है, इलिप्स में क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके से टेढ़ा कटेगा, होगा तो प्लेन ही, ऐसे जाएगा। और रहा पैराबोला, तो पैराबोला फिर दूसरे तरीके से कटते, दिखाता हूँ अभी आपको सारी चीजें। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है इसेंट्री का, हालांकि मैथ वाले इसे अच्छी तरह जानते होंगे, व्हाट इज इसेंट्री, इसेंट्रिसिटी। वो इसेंट्रिसिटी में जो पॉइंट है ना मेरे पास, वो खास क्या है, ये वैल्यूज आप याद रखना। पैराबोला हम कर चुके हैं, मैं पैराबोला का एग्जांपल ही आपको देख के समझाता हूँ क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोनिक सेक्शन आपने समझ लिया क्या है। ये प्लेन और कोन का आपस का इंटरेक्शन, जो भी कर्व बनेगा हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ग्राफ तो आपको याद ही है। अब ये कुछ कर्व है, मैं नहीं कह रहा अभी फिलहाल पैराबोला कोई कर्व है, ठीक है ना। कर्व को डिफाइन कर ही सकते हैं। अब पता है इन सब में क्या होता है, एक फोकल पॉइंट होता है और एक क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये तो आपको पता ही है। तो एक फोकल पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं से भी ले लिया हमने। ये फोकल पॉइंट कल मैंने लिखा है, ठीक है ना। और ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है। आपको ये याद होगा, लेटस रेक्टो डिफाइन होता था फोकल पॉइंट के अबाउट ऐसे की लाइन डिफाइन करने से। नहीं आता तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हमें उस जानना भी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये उतना जरूरी नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं इसेंट्रिसिटी होती क्या है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है कि अगर ये आपका एक फोकल पॉइंट है, राइट,
और ये मेरा पी क्या है, एक जनरल पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है ना, पी यहाँ पे भी हो सकता है, पी कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ से होगा तो फोकल लेंथ से ऐसे जोड़ दो इसको, जुड़ जाएगा फोकल लेंथ से। और यहाँ पे डाल दो इस लाइन पे परपेंडिकुलर, या यहाँ वाला है तो यहाँ पे फोकल लेंथ से जोड़ दो इसे, और यहाँ पे डाल दो ये परपेंडिकुलर। तो जो भी पॉइंट आएगा, अगर पी इधर है तो डी इधर हो जाएगा, ये पी इधर है तो डी इधर है ही, इधर पी है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप किसी भी पॉइंट पे डी को डिफाइन कर सकते हो। कर दिया। फोकल लेंथ देखो बार बार चेंज हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी जैसे जैसे पी वेरी करेगा, उससे आपने इसको जोड़ते जाना है और ये बदलता रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो जो ये पी से एफ, यानी कि आपके किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट का, मैं इधर एक पॉइंट ले रहा हूं, मान लेते हैं ये आपको फोकल लेंथ है, इसको जोड़ देते हैं स्ट्रेट लाइन में। हाँ, छोटा सा कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन में जोड़ देते हैं। स्ट्रेट लाइन में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। पी क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस कर्व पे। ठीक है ना, और इधर से वर्टिकली आप इसको डाउन कर देंगे कहाँ तक, डायरेक्ट्रिक तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या था मेरा पी, और यहाँ पे क्या पॉइंट था डी, तो ये हो जाएगा पी डी। क्योंकि जब पी आर्बिट्रेरी है तो डी भी आर्बिट्रेरी है, ये भी मूव करेगा जैसे यहाँ मैंने दिखाया। तो इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अब पैराबोला के केस में क्या होता है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। पैराबोला वो कर्व होगा जिस केस में इन दोनों की जो लेंथ होगी वो हमेशा बराबर होगी। और आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते जाए तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पैराबोला का इसी से आ जाता है। तो यहाँ पे इसलिए वैल्यू क्या है इसकी। बट जो बाकी फीचर्स हैं वो इस तरह से डिफाइन नहीं, सर्कल के केस में ये होता ही नहीं, राइट। जबकि अगर आप लाइन के केस में लेना चाहते हैं, मैंने लिखा नहीं है, पर उस केस में आप इस सेंट्रिसिटी को इन्फिनिटी मान सकते हैं। और हाइपरबोला के केस में ये ई जो है हमेशा वन से बड़ा होता है, ये ध्यान से देखना। हाइपरबोला के केस में ई हमेशा वन से बड़ा होगा। गॉट इट। ये सारी बातें डील करती हैं कि अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में समझना चाहें तो उसके पास एस्केप वेलोसिटी कितनी ज्यादा है। जिसके पास एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो हाइपरबोला होगा, एस्केप वेलोसिटी नहीं है तो इलिप्स होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं है सर्कल होगा। और उसका मतलब क्या समझिए थोड़ा सा, ये जो हाइपरबोला है, थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले कौन सेक्शन समझ लेते हैं। हाइपरबोला ओपन लूप होता है, जबकि इलिप्स जो होता है वो क्लोज लूप होता है, तो घूमता है ना। क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल है सन के साथ बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए स्केप नहीं कर सकता, इसलिए वो इलिप्टिकल होता है। तो चलिए अब कौन सेक्शन पे चलते हैं। तो मैंने इस केस में बताया आपको, एक प्लेन कट कर देंगे, तो प्लेन कट करने के बाद जो आपको दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ऐसे ही मैंने ये बताया था आपको, इलिप्स के केस में क्या होगा, स्लांटिंग लाइन होगी थोड़ी सी। प्लेन जो कट कर रहा है और स्लांटिंग लाइन की क्रॉस कर रहा है, तो क्या मतलब आएगा। तो आप सोच के देखिए, इमेजिन ऐसे नहीं भी समझ में अगर आपको आ रहा, तो यहाँ से जब इसको ऐसे काटेंगे टेढ़ा करके, तो गोल तो आएगा नहीं ना, गोल तो ऐसे में आना था, गोल तो ऐसे में आना था, उसने तो ऐसे कट कर दिया, तो थोड़ा इधर हो जाता है, तो ये इलिप्टिकल बन जाता है। अब अगला पार्ट चलते हैं, हाँ पैराबोला की से बात करते हैं। पैराबोला के केस में ये जो प्लेन अब आएगा ना, ये इस स्लांटिंग लाइन के पैरेलल आता है, इसलिए मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, वहां समझाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ये इसके पैरेलल आएगा, और देखिए पैरेलल आके जब ये लाइन चॉप करेगा तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन बचता है। और आप उस पोर्शन अगर ध्यान से समझेंगे तो ये पैराबोले की है ना कर्व, राइट। हाँ, और हाइपरबोला वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या, इस बार जो प्लेन आ रहा है और दोनों ही जो नाब आपके कोन्स हैं इनको कट कर रहा है, दोनों को ही कट कर रहा है। और इस तरह से जब कट करेगा तो जो इंफ्लेक्शन कर्व आएगा वो इस तरीके से आएगा, और ये हाइपरबोला। ठीक है, तो ये हमने देखा कैसे कैसे कोनिक सेक्शन है और कैसे प्लेन की इंट्रैक्शन होती है, और हमारे पास चार तरह के कर्व आ जाते हैं। ठीक है, तो इन चारों को हम करते हैं, कहते हैं क्या, कोनिक सेक्शंस। और जिसमें से पैराबोला कर चुके हैं, तो अब सर्कल पे आ गए। सर्कल के क्वेश्चन तो सबको आते ही है। बस जैसे मैंने पैराबोला के केस में एक आर्बिट्ररी पॉइंट रखा था, तो शिफ्ट कर दिया था वहां पे हमने, ऐसे यहाँ पे भी शिफ्ट कर लो। अदरवाइज आपको पता है सर्कल के स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यही करते हो ना। ठीक है, जो आता है आपको उसी से चलेंगे। हमारा पर्पस जो है बड़ा क्लियर है, हमें मैथ में फंसना नहीं है, हमें बस मैथ जानना है कि हमारे फिजिक्स को मुश्किल ना करे, राइट।
तो ये अगर इस तरह से मूव करेगा तो एक सर्कुलर मोशन बना देगा, राइट? जिसमें क्या होगा, फिक्स आर होगा, एक सेंटर होगा, एक रेडियस होगा, सबको पता है सर्कुलर मोशन के विषय में, तो मैं उतना नहीं बोलूंगा फिलहाल। ठीक है, तो आप उसको सर्कुलर मोशन में यूज होता है, कितने सारे मोशन होते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन से कपल भी करा जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे जब सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा सर्कुलर मोशन के बारे में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे पास इसकी। ठीक है, अब चलते हैं इलिप्स की तरफ। अब इलिप्स मैंने जैसे पहले बताया कि ये डिपेंड करता है, अगर आपको ठीक से समझना है, किसके वेलोसिटी से। क्योंकि मैंने बात वहां पे करी थी कि जैसे अर्थ है हमारे पास, अर्थ क्या करता है, सन के अबाउट घूमता है, कैसे घूमता है, इलिप्टिकल वे में घूमता है, ये तो क्लियर है ना सबको। अब इलिप्टिकल वे में घूमने से क्या होगा, ये क्लोज लूप है। आपने देखा हाइपरबोला क्लोज लूप नहीं था, ये क्लोज लूप है। ठीक है, क्लोज लूप क्यों है, क्योंकि उसे सर्कल क्राफ्ट सेंट्रल फोर्स में मूव करना है सन के अबाउट। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी स्केप वेलोसिटी नहीं है। अगर स्केप वेलोसिटी होती ज्यादा तो क्या करता, उड़ जाता ये भी। ठीक है, तो जो भी किसी भी प्लैनेट के साथ अगर कोई मोशन है और किसी स्टार के अबाउट है, इसका मतलब उसकी स्केप वेलोसिटी नहीं है, वो बाउंड है उस स्टार के सिस्टम के लिए, जैसे कि हमारे 9 और 8 प्लैनेट्स। ठीक है ना, राइट? इंक्लूड कर दिया मैंने प्लूटो को भी एज ए ड्वार्फ प्लैनेट को इधर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको इलिप्स की। तो इलिप्स के इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, हमें तो बात थोड़ा इक्वेशन को समझने से था ना। तो इक्वेशन में जो फर्क है वो आप यहाँ पे समझेंगे। ये टर्म तो वैसे ही जैसे सर्कल में थी, ये टर्म भी वैसे ही जैसे सर्कल में थी, बस फर्क क्या आया यहाँ पे, यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ये बी स्क्वायर हो गया। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो एलिप्स होते हैं इसके दो एक्सेस होते हैं। एक इसका मेजर एक्सेस होता है, ये वाला, और एक इसका माइनर एक्सेस होता है, ये वाला, राइट? तो दो एक्सेस होते हैं, तो एक ए, दूसरा बी। जो रेडियाई हम कहते हैं ना, वहां पे रेडियाई कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सेस की लेंथ और माइनर एक्सेस की लेंथ, और वो क्या है, डिफरेंट है, राइट? तो ये इलिप्स हो गया। इलिप्स का यूज कहाँ पे होता है, प्लैनेटरी मोशन में और केप्लर लॉ में हम करेंगे जब ग्रेविटेशन की हम बात करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इलिप्स। हमें सिर्फ ये समझना है जितना मैंने बताया, वी नॉट गोइंग टू बियॉन्ड अबाउट दैट। हमें कोई पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक पैरामीटर अभी कोई बात नहीं करनी है। और हाइपरबोला की बात करते हैं, हाइपरबोला बहुत डिफरेंट है थोड़ा सा। इसमें क्या है, फर्क में सिर्फ आपको एक फर्क दिखेगा यहाँ पे, वो यहाँ देखिएगा, दिख रहा है यहाँ पे फर्क। यहाँ क्या, जो आपका प्लस था इलिप्स के केस में, और यहाँ पे माइनस हो गए, देख रहे हैं ध्यान से। ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसका मीनिंग समझिए। स्टार्स के केस में बताया ना, स्केप वेलोसिटी ज्यादा है, अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये देखो, ये कोई आ रहा है कॉमेट, ये जैसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आता है वैसे ये भाग जाता है उससे। ठीक है, इसीलिए कई कमेंट आते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। हालांकि कुछ कमेंट ऐसे हैं जो वापस आते हैं, जैसे कि हैले कमेंट, बट कई हैं जो पास आके निकल जाएंगे दूर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी स्केप वेलोसिटी ज्यादा है। और इससे जो पाथ बनता है वो कैसा पाथ बनता है, हाइपरबोलिक पाथ बनता है। हाइपरबोलिक जरूरी नहीं कि दूसरी तरफ वाला सेक्शन भी आप दिखाओगे, एक सेक्शन है। तो मैंने यही शुरू में कह रहा था, इलिप्स जो है कैसा पाथ बनाता है, क्लोज बनाता है। फर्क क्या है, देखिए समझिए, इलिप्स में और इसमें फर्क क्या है। इलिप्स में ये कर्व जो बनता है इस तरह से क्लोज हो जाता है, राइट? पैराबोला में आपने देखा, वहां पे भी क्लोज नहीं रहता है, और इसके केस में तो बिल्कुल ही क्लोज नहीं रहता है, बिल्कुल ही एक अलग ही एंगल से जाता है। तो इन तीनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कर दिया डिफ्रेंशिएट, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या है इसकी, हाइपरबोलिक की जो रिलेटिविस्टिक डायग्राम होते हैं उनमें नॉर्मली हाइपरबोला मिल जाता है, और ऑप्टिकल सिस्टम स्पेशल जैसे न्यूटन रिंग की फॉर्मेशन होती है, तो रिंग के फॉर्मेशन का जो पैटर्न होता है तो हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, तो याद हो गया आपको ये। चलते हैं आगे। My main question was that, so coming towards that one, what is you can say that circle is an ellipse? Very simple question. Is circle an ellipse? सोच के देखिए क्या कह रहे हैं। चलो समझते हैं पहले थोड़ा सा इसको, इक्वेशंस के हेल्प लेते हैं और हमें बताएंगे थोड़ा सा। तो ये इक्वेशन किसकी है बताइए जरा, किसकी है? आवाज नहीं आ रही जोर से। सर्कल, बस, वेरी गुड।
और ये किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है? प्लस है बीच में, ए और बी अलग अलग है, पहचानो। बीच में प्लस है और ए और बी अलग अलग है। अगला चलते हैं, ये क्या है? बीच में क्या आ गया? माइनस। ए और बी अलग अलग हैं, यानी कि हाइपरबोला। बीच वाला क्या था? इलिप्स। अब मैं जो कहना चाह रहा था ना कि सर्कल वाला और इलिप्स वाला जरा मामला देखते हैं। जरा हम सर्कल को देखते हैं इलिप्स की नजर से। देख रहे हैं अब आप? व्हाट इज देयर? ये मैंने क्वेश्चन लिखा है इसके हिसाब से। और इसमें फर्क क्या है? फर्क क्या है? ये देखिए, ये क्या था? ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर। तो हमने क्या करा, इसके मेजर और माइनर को बराबर कर दिया यहाँ पे। अगर ये बराबर कर दोगे मैथमेटिकली तो क्या बन जाएगा ये ये ए स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन होगी? सर्कल की इक्वेशन होगी। इसका मतलब कि जो सर्कल है, बेसिकली यू कैन ट्रीट इट लाइक एन इलिप्स। राइट? समझ में आ गई बात? फर्क सिर्फ किसका है? मेजर और माइनर एक्सिस का, बाकी सब सिमिलर है। हाँ, हाइपरबोला में एक मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ पे? सिग्नल का, ये माइनस आ रहा है बस, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट इश्यू है। राइट? अब बात, जो मेन बात है कि मैं मैथ करवा के रहा हूं आपको, ये मैथ तो आना ही नहीं। मैथ तो आना ही नहीं ना, तो क्यों कर रहे हैं हम ये? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, समझिएगा। अगर मैं ये लिखता हूं कि मैंने इक्वेशन सॉल्व किया, और इक्वेशन को सॉल्व करते करते मेरे को एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिल गई। मिल सकते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप? अब ये बताओ मुझे, अगर इस तरह से कोई इक्वेशन आपको मिल गई, तो अब आप उसके फीचर के बारे में जान सकते हो? आपने तो मैथ सॉल्व करा है। अगर मैं पूछूं हाइपरबोलिक है, इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, तो क्या आंसर होगा आपका? कुछ कह रहे हैं सर्कल होगा। अरे भाई, ये माइनस का साइन देख लो, साथ में लिखा हुआ है उसके, दिख रहा है माइनस? तो माइनस किसके साथ कपल्ड है? माइनस किसके साथ कपल्ड है? इसके साथ। ये ए है, ये ए है, ठीक है ना? इधर भी डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। राइट? तो ये क्या है? हाइपरबोलिक है। तो मैं कहने का पर्पस ये है, आप इक्वेशन को देखोगे, उसमें प्लस और माइनस देखोगे, प्लस देखोगे मतलब इलिप्टिकल है। अगर नीचे के दोनों ए और बी मैच कर रहे हैं, एक जैसे हैं, इसका मतलब वो सर्कल बन जाएगा अपने आप। अगर ये और ये मैच करते तो सर्कल बना देते आप। और फिर माइनस साइन होता तो कुछ नहीं होता, कुछ और हो जाता ही। राइट ना? है ना? और क्योंकि अगर प्लस साइन है मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है? ये इलिप्स हो जाता है। फिर ये कहाँ चला जाएगा? फिर ये यहाँ वाली कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है ना? प्लस होने से बात समझ में आ गई आपको? तो इक्वेशन को देखते ही यू कैन अंडरस्टैंड कि इलिप्टिकल है, पैराबोलिक है, सर्कुलर है, या हाइपरबोलिक है। इसको ही कहते हैं एनालॉजिकल कंपैरिजन करना। तो मेरा जो पर्पस था इन चारों वीडियोस का, लाइनों का, अगर आपने नहीं देखा तो बाकी तीनों पार्ट में देख लेना। सिर्फ एक मोटो से करवाया मैंने, और वो बड़ा सा जो मोटो था वो ये था, एनालॉजिकल कंपैरिजन आपको आ जाए। वो पे क्वेश्चन देखो, मुझे नहीं करवाना है आपको ए और बी क्या निकालना है ना। दैट इज नॉट माय पर्पस। माय पर्पस इज वेरी सिंपल। वहां पे क्वेश्चन देखो, बताओ सर्कल है, हाँ जी, हाइपरबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल है। देखो, आप बता दो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मैंने पहले भी कहा था कि कोई काम नहीं करती है, क्योंकि वहां पे जाके आप भूल जाते हो करंट की तरह। राइट? काम क्या करता है? आपका कंसेप्चुअल ग्रोथ। आपने कंसेप्चुअली उसको समझा है तो आप कर जाओगे। अगर आपने नहीं समझा, आप नहीं कर पाओगे। तो आज की डेट में मैं आपको वही एनालॉजिकल कंपैरिजन दे रहा हूं। अगले कुछ दिनों में जेई एडवांस का पेपर है, तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। पर आप देखना, जिन बच्चों ने कंसेप्ट के साथ करा होगा वो पेपर कर जाएंगे, जिन्होंने कंसेप्ट के साथ नहीं करा होगा नहीं करेंगे। क्योंकि वहां पे क्या चाहिए? मैथमेटिकल स्टेप भी आने चाहिए आपको। देखो, सारे स्टेप मैं आपको दे रहा हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी। आज की डेट में हो क्या गया है कि बहुत सारे कोचिंग अवेलेबल है, राइट? वो सब क्या कर रहे हैं? ट्रिक दे रहे हैं।
जब आप ट्रिक्स देना शुरू कर देते हो, मतलब आप बेचना शुरू कर देते हो, एजुकेशन बेचने की चीज से नहीं आती है, राइट ना? तो जब आप बेचने जाओगे तो नेचुरल आप टीआरपी के चक्कर में फंसोगे, आप टीआरपी के चक्कर में फंसोगे, आप ट्रैक दोगे। मुझे वो सब कुछ नहीं देना है आपको। मुझे आपको सर कंसेप्ट देना है, किसी भी आपको स्टारडम और इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, राइट? सो लेट्स मूव। तो ये हमारा फिलहाल के लिए हम आखिरी पार्ट था लाइन कर्व का। अगर इसके बाद मुझे कभी स्पेशल जरूरत लगी कि लाइन कर्व में मुझे कुछ और बताना चाहिए, सो आई विल टेल यू इन दैट अकॉर्डिंगली। मैं फिर वो सब आपको उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है? तो कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोनिक सेक्शन, लीनियर और नॉन लीनियर कर्व्स के बारे में पता लग गया। साइनसॉइडल कर्व्स के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ईएम वेव की अगर वीडियो देखी हो स्टार्टिंग वाली तो उसमें मैंने बताया हुआ है। हाँ, पर मैं ये मानता हूँ कि वो मैंने मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से नहीं बनाया था। तो उसमें जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाऊंगा तब आपको आराम से करवाऊंगा उस विषय में, ठीक है? और रहा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, ऐसे देखो ग्राफ का एंड ही नहीं है। तो उसके विषय में जैसे जैसे आएगा मैं करवाऊंगा। एक पर्पस रह गया मेरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एलिमेंट्री बताना। तो एक मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे अपने कोर्स मटेरियल पे, राइट? तो इसी के साथ थैंक्स फॉर द लर्निंग विथ वाइजेस। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।